ध्यान रखना बेटा अगली बार से, है ना। यस सर। पूजा पटेल, प्रेजेंट सर। मैत्री पटेल, प्रेजेंट सर। विनीत। प्रेजेंट सर। अरे आज विनीत आ गया बेटा। बेटा इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे थे? सर नेटवर्क इशू। और इतना बड़ा नेटवर्क इशू बेटा, 5-5 महीने ही नेटवर्क नहीं आता तुम्हारा। कितने महीनों से नहीं आ रहे बेटा? ध्यान रखो बेटा, ऐसा नहीं करना। नेटवर्क इशू होता है हर बार। ये 5 महीने से थोड़ी किसी का नेटवर्क इशू चलता है। 2 दिन नहीं आता, 3 दिन नहीं आता, 5-5, 6-6 महीने किसी का नेटवर्क गायब हो जाता है। मैत्री शाह, प्रेजेंट सर। विश्वा, प्रेजेंट सर। प्रियांशी, खुशी, अनुप्रसाद। इनमें से कोई आया बेटा? स्वस्तिक, प्रेजेंट सर। स्वस्तिक आया बेटा। आप क्यों नहीं आ रहे इतने दिन से? आउट ऑफ स्टेशन सर। आउट ऑफ स्टेशन? तो वहाँ पे बेटा मोबाइल नहीं होता? नेटवर्क प्रॉब्लम्स। नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। खुशी गामित, भूमिका गामित, हितेश। चलो, now let's start the class. All of you are getting the screen? Yes. बेटा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो कल हमने नया चैप्टर शुरू किया था, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, आपका अभी यूनिट टेस्ट आने वाला है, और यूनिट टेस्ट में हमने आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 का कुछ पोर्शन, मतलब जितना पोर्शन क्लास में चल जाएगा वहाँ तक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहेगा यूनिट टेस्ट का। मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, है ना। आपका जो यूनिट टेस्ट होगा उसका ये सिलेबस रहने वाला है। चैप्टर नंबर 6 सब लोग बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज चैप्टर नंबर 6 का रहेगा, है ना। 80 to 90% आई कैन से दैट। 80 to 90% चैप्टर 6 का वेटेज रहेगा। ओनली 10% मैंने वेटेज रखा है, 10 to 20% वेटेज आपका चैप्टर नंबर 7 का रखा है, क्योंकि अभी अभी हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 सब बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? यस। चलो, वेरी गुड। तो कल मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने से पहले। पहले तो हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज़ प्योर ट्रांसलेशन मोशन। Then we have discussed what is pure rotation. Also we have discussed the general rotation of a rigid body, है ना। इन सब से पहले मैंने आपको 2 definitions और बताई थी। One is of your rigid body. What do you mean by a rigid body? And what do you mean by a deformable body? ठीक है, also we have discussed the general motion, rotation motion
of any general body about an axis. So ये सारे पॉइंट्स हमने कल कवर किए थे, कल की क्लास में जो बच्चे आए थे हमने ये सारे पॉइंट्स कल कवर कर लिए थे. तो व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी? सबको क्लियर हो गया? यस. व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? When there is no change in a distance between two particles. यस, वेरी गुड. जब किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो इस तरह की बॉडी को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी. वेरी गुड. किसने आंसर किया? पूजा पटेल. पूजा पटेल. बहुत बढ़िया बेटा. अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी में किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इस तरह की बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी. डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है? जिसमें आपके दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होता है. इसके एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था. डिफॉर्मेबल में आप ले सकते हो रबर, है ना. जैसे रबर को आप प्रेस करोगे, आपका जो रबर होता है या फिर इरेजर होता है ना, उसको जब आप प्रेस करते हो बेटा, फोर्स लगाते हो, यहाँ से भी फोर्स लगाते हो, यहाँ से भी फोर्स लगाते हो, है ना, तो वो रबर आपका थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है ना. तो अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है, सपोज करो यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो जब आप इसको दबाओगे तो ये रबर का जो पॉइंट है थोड़ा इधर आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल है उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, है ना. इस सिमिलरली जो कॉर्नर पे पार्टिकल है उसका पोजीशन भी चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स गेट्स चेंज्ड. पहले सपोज करो इनके बीच का डिस्टेंस d था और जैसे ही आपने इसको रबर को प्रेस किया तो फाइनली इनके बीच का डिस्टेंस कुछ कम हो गया, है ना. दैट इज योर d डैश. सो d डैश इज लेस देन d. ठीक है, बात समझ आई. और रिजिड बॉडी में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, जैसे आपके आयरन का बॉल हो गया, है ना, और व्हील हो गया. ये सब एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, तो कोई भी बॉडी देखो परफेक्टली रिजिड नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन उस बॉडी में होता है. बट फॉर अ कंसिडरेशन अंडर अ पर्टिकुलर फोर्स वी कैन से दैट द बॉडी इज रिजिड, है ना. किसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए मैं कह सकता हूँ कि वो रिजिड बॉडी है ना. अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिकली देखने जाओ तो प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी होना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है. रिजिड बॉडी इज एन आइडियल कंसेप्ट, बट still we assume that there is a no change if the change is very very negligible. अब किसी मेटल के बॉल को या फिर आयरन के बॉल को आप अपने हाथों से दबाओगे तो ऑब्वियसली उनमें पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो वो रिजिड बॉडी की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन अगर वही मेटल बॉल को मैं किसी बड़े से मशीन के अंदर कंप्रेस करूँगा तो उसमें डिफॉर्मेशन आ सकता है ना. उसमें डिफॉर्मेशन आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि मैं उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज अ बॉडी मे बिहेव एज अ रिजिड बॉडी एंड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज द बॉडी में बिहेव एज अ योर डिफॉर्मेबल बॉडी. ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से आप दे रहे हो, अंडर विच सर्कमस्टेंसेज आर यू टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो force is also very important criteria to decide whether the body will be a rigid or it will be a deformable body. ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्योर ट्रांसलेशन मोशन. व्हाट इज प्योर ट्रांसलेशन मोशन? एनीवन फ्रॉम यू? व्हाट डू यू मीन बाय प्योर ट्रांसलेशन मोशन? प्योर ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है बेटा? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था
In a pure translation motion, the velocity of each and every particle, जैसे अगर मैं एक ब्लॉक की बात करूं, है ना, तो अगर कोई ब्लॉक आपका मूव करता है जब किसी सरफेस पे, तो आपने देखा होगा ब्लॉक के तो प्रॉब्लम्स हमने कितनी बार सॉल्व किए। जब हम इस ब्लॉक पे फोर्स लगाते थे तो इस ब्लॉक का हर पार्टिकल, है ना, इस ब्लॉक का जितने भी पार्टिकल्स होते थे वो सबके सब सेम वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ते थे। ऐसा थोड़ी होता था कि अगर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो जो आगे वाला पार्टिकल है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रहा है, पीछे वाला पार्टिकल है तो थोड़ा कम तेज़ी से आगे जा रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये ब्लॉक बीच में से टूट जाएगा ना। तो इस ब्लॉक पे जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन सबको एक साथ चलना पड़ेगा, तभी तो आपकी पूरी बॉडी एक साथ मूव करेगी। बात समझ आ रही है? तो फॉर प्योर ट्रांसलेशन मोशन ईच एंड एवरी पार्टिकल मूव्स विद द सेम वेलोसिटी, है ना, in same direction, moves with the same velocity in same direction. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस Yes, sir. फिर हम बात करते थे प्योर रोटेशन की। प्योर रोटेशन में क्या होता है? When the axis does not change. Very good. When axis of rotation is fixed. This is very important point. When your axis of rotation is fixed, then it is said to be a pure rotation. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था एक फैन का मोशन। आपका जो सीलिंग फैन होता है, जो वॉल से टंगा हुआ होता है सीलिंग से, वो जब रोटेट करता है तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्योर रोटेशन। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेबल फैन, तो क्या टेबल फैन इज अ एग्जांपल ऑफ प्योर रोटेशन? जो टेबल, व्हाई? Because axis is moving. एक्सिस इज ऑल्सो मूविंग, है ना। जिस एक्सिस के अबाउट आपका फैन रोटेट कर रहा है वो एक्सिस खुद भी रोटेट कर रही है। सो दिस इज द केस ऑफ रोटेशन। दिस इज नॉट द केस ऑफ प्योर रोटेशन बट इट इज द केस ऑफ रोटेशन, है ना। इसके बाद हमने जनरल बॉडी के मोशन के रोटेशन की बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जनरल बॉडी रोटेट करती है तो उसका मोशन हम किस तरह से एनालाइज करते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई बॉडी है, जनरल बॉडी, और अगर ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ना, किसी एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो होता क्या है, इस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सपोज करो 1 पार्टिकल, दिस इज योर 2 पार्टिकल, दिस इज योर 3 पार्टिकल, ठीक है। सो ईच एंड एवरी पार्टिकल विल परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। ईच एंड एवरी पार्टिकल विल परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। इस तरह से सर्कल में रोटेट करें। जैसे ही आपकी बॉडी रोटेट करेगी तो ये पार्टिकल भी उसके साथ रोटेट करेंगे ना। और जो पार्टिकल्स आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेंगे उनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होता था? जितने भी पार्टिकल्स हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहे हैं उन सब की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। व्हाई इज इट सो? Yes, this is your axis of rotation and the particles which are lying on this axis of rotation all the particles जितने भी यहाँ पे लाई कर रहे हैं उन सब की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों ऐसा होता था? Yes, देखो बेटा, जब आपकी बॉडी रोटेट करती है तो हम सबको पता है सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है विच इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो मैं कह सकता हूं जितना ज्यादा दूर आपका पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगा, मतलब सपोज करो आपका पार्टिकल यहाँ पे है और इसका रेडियस सबसे ज्यादा है, देखो इसका रेडियस सबसे ज्यादा है। लेट्स से दिस इज योर पार्टिकल नंबर 4, R4 सबसे ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी भी होगी। होगी कि नहीं होगी?
जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी इफ़ ओमेगा इज़ कांस्टेंट। ओमेगा तो सेम है, ओमेगा इज़ योर एंगुलर वेलोसिटी, angular velocity, and v is your linear velocity, v is your linear velocity। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये हमने सर्कुलर मोशन में बड़े अच्छे से पढ़ा है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है बेटा, तो सपोज करो वो कभी इस पॉइंट पे होता है, कभी इस पॉइंट पे होता है ना, तो सपोज करो वो थीटा एंगल रोटेट कर गया, सपोज करो वो थीटा एंगल रोटेट कर गया, तो हम ऐसा लिखते हैं ना, L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, हाँ, और यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, और यू कैन से L इज इक्वल टू आर थीटा, यस और नो? So here you can see that from 1 to 2 your theta is changing। फिर कुछ टाइम बाद आपका पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा। अगर आप इधर देखना चाहो तो इधर भी देख सकते हो। पहले आपका पार्टिकल यहाँ पे था, कुछ टाइम के बाद आपका पार्टिकल यहाँ पे होगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे होगा। सर्कुलर मोशन में तो इस तरह से उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी ना पार्टिकल की। अभी मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, पूरी बॉडी की भी अगर आप बॉडी की बात करो तो वो भी रोटेट हो रही है, लेकिन अभी मैं इस इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करेगा तो इस तरह से उसकी पोजीशंस चेंज होती जाएंगी ना, 1 to 2, 2 to 3। तो पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो इसमें चेंज क्या हो रहा है? अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है तो विच इज़ योर वेरिएबल पैरामीटर? विच इज़ योर वेरिएबल पैरामीटर? वेरिएबल क्या है यहाँ पे? आर वेरिएबल है कि थीटा वेरिएबल है? विच इज चेंजिंग? थीटा। थीटा इज चेंजिंग, वेरी गुड। आर इज तो कांस्टेंट ना बेटा, सर्कुलर मोशन है तो रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, रेडियस इज नॉट चेंजिंग, थीटा इज चेंजिंग। सो यू कैन से दैट if L is equal to r theta, so you can derive this relation from here, L is equal to r theta, and theta is changing with respect to time. So I will differentiate this dl upon dt, which is equal to r is constant, d theta upon dt. So you can write here dl upon dt means change in length with respect to time, which is your velocity. Change in length with respect to time, which is the magnitude of velocity, or you can say speed, which is equal to r into d theta by dt is your angular velocity, omega। ठीक है, d theta by dt is your angular velocity, omega। So this is very most important relation for any particle which is performing the circular motion। ठीक है, तो now we are talking about the system of particles, basically not we are talking about any one particle। We know that in a rigid body there are infinite number of particles, so the whole system will rotate, and we can see that the different particles is having different position। जैसे पहला पार्टिकल है r1 रेडियस पे, दूसरा पार्टिकल है r2 रेडियस पे, तीसरा पार्टिकल का रेडियस ही 0 है ना। कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे। सो दिस इज फॉर्मिंग अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पार्टिकल इज परफॉर्मिंग इट्स ओन सर्कुलर मोशन। अगर मैं हर पार्टिकल की बात करूँ तो हर पार्टिकल अपना एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अपनी रेडियस के हिसाब से। ठीक है, हर पार्टिकल अपना एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स रेडियस। ठीक है, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस और नो? यस सर। है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे जनरल मोशन की। अब ये तो जैसे कि आपका फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा था ना,
इट इज़ द सिस्टम विच इज़ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. अब सपोज करो कि हमारी कोई एक्सिस फिक्स नहीं है ना, एक्सिस कोई फिक्स नहीं है. सपोज करो हमारे पास ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, बट ध्यान से देखो, हमारे पास इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस बॉडी का सेंटर सपोज करो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है. जहाँ पे बॉडी का सेंटर लाई करता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है. मतलब इस पूरे मास का जो सेंटर होगा, है ना, हाँ, इस मास का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास, ठीक है. मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हमारे पास कोई बॉडी है 10 किलो की, जैसे कि सपोज करो ऐसी कोई बॉडी है, तो इसका मास है सपोज करो 10 kg का. तो मैं इसको 10 kg को ऐसे डिवाइड करूं कि 5 किलो ऊपर चला जाए, 5 किलो नीचे चला जाए, तो उसका सेंटर कहीं ऐसे कुछ आएगा, है ना. तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे कहीं लाई करेगा. मतलब इक्वल मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट के अबाउट जो है आपका मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम हो जाता है ना. मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेम हो जाता है, ठीक है. तो अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है ना, सपोज करो हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है और वो इस तरह से मूव कर रही है, जैसे कि ये मेरी रिजिड बॉडी है, ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, लेट्स से पी पॉइंट, ठीक है. बात समझ आ रही है, ठीक है. तो अब यहाँ से जो एक्सिस पास होगी ये इस बॉडी की एक्सिस है, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड योर पॉइंट पी. कुछ टाइम के बाद सपोज करो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पहुँच गया, लेकिन अभी भी इसके ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आया. इसका ओरिएंटेशन अभी भी वैसा ही है, मतलब पी पॉइंट अभी भी इधर लाई कर रहा है और ओ पॉइंट अभी भी इधर लाई कर रहा है. मतलब इस एक्सेस के ओरिएंटेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा. कुछ टाइम के बाद ये और आगे पहुंच जाता है, लेकिन अभी भी इसके ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आया. मतलब ये एज इट इज़ पी पॉइंट अभी भी इधर लाई कर रहा है और ओ पॉइंट अभी भी सेंटर पे लाई कर रहा है, ठीक है. ओरिएंटेशन में इसके बिल्कुल भी चेंज नहीं आया. तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, मतलब ये आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है. मतलब हर पार्टिकल अगर आप देखो तो हर पार्टिकल कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है ना. मैं किसी भी इंस्टेंट पे देखूं, सपोज t इक्वल टू t1 पे भी जो p पॉइंट है वो इधर ही जा रहा था. t इक्वल टू t2 पे देखूं तो भी p पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम थी. अगर t इक्वल टू t3 पे देखूं तो भी p पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम थी. सपोज करो मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो t1 टाइम पे सेंटर ऑफ मास भी इधर जा रहा था, t2 टाइम पे सेंटर ऑफ मास भी इधर जा रहा था, t3 टाइम पे इसका सेंटर ऑफ मास भी इधर जा रहा. अगर मैं कोई तीसरा पॉइंट लेता हूँ बॉडी पे तो वो भी इधर ही जा रहा था, दूसरे इंस्टेंट पे भी वो इधर जा रहा था, तीसरे इंस्टेंट पे भी वो इसी डायरेक्शन में जा रहा था. तो एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट यू कैन से दैट द every particle on the body is moving with the same velocity in the same direction. So such kind of motion is known as what? Such kind of motion is known as pure translation motion. It is known as pure translation motion. ठीक है. प्योर ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं है हमेशा आपका ऑब्जेक्ट सीधा ही चलेगा. आपका ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे भी चल सकता है जैसे यहाँ पे, लेकिन हर इंस्टेंट पे, हर पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, है ना. किसी भी इंस्टेंट पे आप किसी भी पॉइंट को देखो तो उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन. प्योर ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका पार्टिकल हमेशा 1D मोशन ही करेगा, 2D मोशन नहीं करेगा. दैट इज़ नॉट द स्टेटमेंट. बात समझ पा रहे हो आप? प्योर ट्रांसलेशन का मतलब है कि अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे उस बॉडी को देखते हो तो उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा उस पार्टिकल के लिए.
क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. है ना? अब सपोज करो अगर पार्टिकल का ओरिएंटेशन भी चेंज होने लग जाए, मतलब आपने, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की तरफ उछालते हो, जैसे आपने अपना कंपास लिया, आप कैचम कैच खेलते रहते हो ना अपने क्लास के अंदर, तो कभी पेन को उछालते हो ऐसे गोल घुमाते हो, कभी आप अपनी पेंसिल को उछालते हो, है ना? तो जब आप किसी भी कंपोनेंट को, सपोज करो मैंने कोई पेंसिल ली, है ना, और इस पेंसिल को मैंने उछाला, ठीक है, इस पेंसिल को मैंने उछाला, तो जैसे ही आप इस पेंसिल को उछालोगे तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। कुछ टाइम बाद ये पेंसिल ऐसी हो जाएगी, कुछ टाइम बाद ये पेंसिल आपकी ऐसी हो जाएगी, ठीक है? तो at each and every point you can say that the orientation of the particle is also changing. Suppose इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, सेंटर पे, ठीक है, इस पेंसिल के सेंटर पे, है ना, और दिस इज योर सेंटर ऑफ मास एट दिस पॉइंट O एंड आई हैव कंसिडर वन मोर पॉइंट P. अब यहाँ से जो लाइन पास हो रही है इसकी एक्सेस हो गई, है ना? अब मैं इस इंस्टेंट पे देखूं तो इस इंस्टेंट पे जो सेंटर ऑफ मास है और जो P पॉइंट है उसकी एक्सेस में देखो चेंज आ गया, उसकी एक्सेस का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, पहले ऐसे था अब स्ट्रेट हो गया। कुछ टाइम के बाद आप देखो सेंटर ऑफ मास और वही पॉइंट P में वापस एक्सेस का ओरिएंटेशन चेंज हो गया। सो इज इट अ केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन? Is it a case of pure translation? No. No. Why? Because your axis is changing. देखो ध्यान से, पहले अगर मैं सपोज करो T1 टाइम पे इस पेंसिल को देखूं तो ये P वा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था। जब मैं T2 इंस्टेंट पे इसको देखूं तब ये P पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, और जब मैंने इसको T3 इंस्टेंट पे देखा तो ये वाला पार्टिकल आपका ऐसे जा रहा था। तो हर इंस्टेंट पे देखो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो चेंज हो रहा है। पहले इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसा था P पॉइंट पे, सिर्फ मैं एक ही पार्टिकल की बात करूं अगर, तो एक ही से आप सभी को एनालाइज कर सकते हो। सेकेंड इंस्टेंट पे मैं बात करूं तो आपका ये जो वेलोसिटी वेक्टर है स्ट्रेट हो गया था, है ना, और थर्ड इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं तो वापस आपका वेलोसिटी वेक्टर का एंगल वापस चेंज हो गया, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि ये प्योर ट्रांसलेशन तो नहीं है, तो ट्रांसलेशन के साथ कुछ ना कुछ इसमें मिक्सचर है ना, और वो मिक्सचर किसका है? रोटेशन का, ठीक है? मतलब ये बॉडी आपकी ट्रांसलेट तो हो ही रही है, ट्रांसलेशन का मतलब आगे तो बढ़ रही है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ, मतलब इनिशियली ये देखो, अगर आप देखो तो ये इसका जो एंड है पेंसिल का इधर था, फाइनली इस पेंसिल का एंड इधर आ गया, मतलब ये आगे तो बढ़ी, लेकिन आगे बढ़ने के साथ ये कुछ रोटेट भी हुई। बात समझ पा रहे हो? फिर इस पेंसिल का एंड वापस आगे तो बढ़ा, लेकिन आगे बढ़ने के साथ ये फिर से रोटेट भी हुआ इस तरीके से, है ना? तो मतलब ये आगे भी बढ़ रही है और रोटेट भी हो रही है। इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मोशन, दैट इज ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, ठीक है? आगे बढ़ रही है, रोटेट भी हो रही है, तभी तो इसका ओरिएंटेशन ऐसे चेंज हो गया, है ना? बात समझ आ रही है? इसी तरह का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे बाइसिकल का एग्जांपल, ये हमने कल भी डिस्कस किया। आपका जो बाइसिकल का व्हील होता है बेटा, बाइसिकल का जो व्हील होता है या फिर कार का जो व्हील होता है, आप जिस किसी भी जनरल मोशन को जब आप देखते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मोशन, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। जैसे व्हील जो होता है, तो व्हील पे अगर मैं कोई पॉइंट कंसिडर करूं, सपोज करो P, तो कुछ टाइम बाद ये P पॉइंट आगे पहुंच जाएगा, है ना?
सपोज करो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, P तो खैर सेंटर हो गया, दिस इज योर सेंटर पॉइंट और यू कैन से सेंटर ऑफ मास। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करूँ Q, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जैसे ये व्हील आपका गोल घूम के आगे जाएगा तो ये Q भी आपका रोटेट होके यहाँ पे कहीं पहुँच जाएगा। समझ आ रही है? क्या आप इस मोशन को एनालाइज कर पा रहे हो? अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूँ तो सेंटर ऑफ मास देखो रोटेट नहीं हो रहा, उसमें खाली आपका ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। सेंटर ऑफ मास में क्या हो रहा है, ओनली ट्रांसलेशन। सेंटर ऑफ मास रोटेट नहीं कर रहा। क्यों रोटेट नहीं कर रहा? क्योंकि इसका रेडियस जीरो है। हम सबको पता है रेडियस जीरो हो जाएगा तो कहाँ से रोटेट करेगा, लेकिन इस पार्टिकल का तो कुछ रेडियस है ना आर, और ये बाइसिकल का व्हील है, तो ये बाइसिकल का व्हील रोटेट भी हो रहा है प्लस आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हुआ क्या, ये पॉइंट आपका देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आगे भी बढ़ा, अगर खाली आगे बढ़ता तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुँचता, अगर खाली आगे बढ़ रहा होता तो ये Q वाला पॉइंट यहाँ पे पहुँचता Q डैश पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये Q वाला पॉइंट मुझे कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। इसका मतलब ये कुछ एंगल रोटेट भी हुआ, अपने इनिशियल एंगल से ये कुछ एंगल रोटेट भी हुआ कि नहीं हुआ? ये कुछ थीटा एंगल रोटेट भी हुआ। गेटिंग इट और नॉट? अगर ये खाली प्योर है ना बेटा, बेटा ध्यान से देखो, अगर मान लो खाली आपका जो व्हील है प्योर ट्रांसलेशन करता तो ये Q वाला पॉइंट मुझे इधर मिलना चाहिए ना, सीधा सीधा चलता तो ये इधर ही मिलता, लेकिन Q वाला पॉइंट मुझे यहाँ नहीं मिला, मुझे कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। इसका मतलब ये पहले आगे भी बढ़ा और आगे बढ़ने के साथ साथ ये इस तरह से रोटेट भी हुआ, तभी तो इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ गई। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी और फाइनल पोजीशन कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। मतलब आपका जो पार्टिकल है जो रिजिड बॉडी पे है वो ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। ऐसा सभी पार्टिकल्स के साथ हो रहा है और एट द सेम टाइम हो रहा है। सपोज करो जो पार्टिकल यहाँ पे था, लेट्स से दिस इज अ सेकंड पार्टिकल, तो ये भी बेटा आगे बढ़ा, आगे खाली आगे बढ़ता तो यहाँ पे पहुँचता, लेकिन आगे बढ़ने के साथ रोटेट भी हुआ, तो थीटा रोटेट हुआ तो फाइनली कहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाले पार्टिकल की बात करूँ जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये भी बेटा आगे भी बढ़ा, अगर खाली आगे बढ़ता तो ये यहाँ पे पहुँचता, लेकिन कुछ रोटेट भी कर गया तो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है। इस तरह से जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब आगे भी बढ़े और रोटेट भी करे, है ना, आगे भी बढ़े और रोटेट भी करे। ठीक है, आगे भी बढ़े और रोटेट भी कर गए। तो ये वाला जो पार्टिकल है 4 नंबर का, ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, इस पॉइंट पे थीटा रोटेट कर जाएगा। 5 नंबर का पार्टिकल है, देखो आगे भी बढ़ा, आगे बढ़ता तो यहाँ पे पहुँचता, लेकिन रोटेट कर गया तो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशन मोशन एज वेल एज रोटेशन मोशन। सिर्फ एक ही पॉइंट पूरी बॉडी पे ऐसा होगा जो खाली प्योर ट्रांसलेशन कर रहा होगा, एंड दैट विल बी योर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज द ओनली पॉइंट which is doing your pure translation motion and there is no rotation effect on this point. जो बॉडी के सेंटर पे पॉइंट है, that is your center of mass, ये पॉइंट आपका रोटेट नहीं कर रहा है, खाली ट्रांसलेट कर रहा है। और यू कैन ऑल्सो सी दैट द होल बॉडी, ये पूरी बॉडी जो है वो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है। ये जो व्हील है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, और ये वाला व्हील देखो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। मतलब पूरी बॉडी में एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके अबाउट पूरी बॉडी रोटेट करती है, और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, है ना। पूरी बॉडी में एक पॉइंट ऐसा होता है, द पॉइंट अबाउट विच द होल बॉडी रोटेट्स, है ना।
point about which the whole body rotates. और यही पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द बॉडी. ठीक है. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा एक ही बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे. हमारे पास हो सकता है बहुत सारी बॉडीज हो, है ना. अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना. तो इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जब मास मैं ऐड करूँगा और उसका सेंटर निकालूंगा, तब मुझे यहाँ पे मिलेगा. ठीक है. सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट सेंटर ऑफ all the infinite number of particles which are having some mass, और उन सारे masses का जो सेंटर होगा वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? Yes or no? ठीक है. Yes sir. है ना. तो अगर हम किसी भी बॉडी को जनरली जब हम फेंकते हैं या फिर ऐसे उछालते हैं, जैसे कि मैंने आपको पेंसिल का एग्जांपल अभी दिया था, तो जनरली किसी भी बॉडी को जब आप ऐसे उछालोगे तो होता क्या है, वो बॉडी ट्रांसलेट तो करती है, पर रोटेट किसके अबाउट करती है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट. जैसे कि ये बॉडी है हमारी और ये सेंटर ऑफ मास है. ठीक है. तो ये ट्रांसलेट तो कर ही रही है, ट्रांसलेट तो कर रही है, और रोटेट किसके अबाउट करती है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट. कुछ टाइम के बाद इसका ओरिएंटेशन ऐसे हो गया, सपोज करो, तो मतलब ये ऐसे रोटेट कर गई. फिर कुछ टाइम के बाद देखो ट्रांसलेट तो कर ही रही है, और कुछ टाइम के बाद इसका ओरिएंटेशन ऐसे हो गया, तो रोटेट किसके अबाउट हो गई है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट. ठीक है. तो कोई भी बॉडी जो होती है वो अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों मोशन कर रही है, जनरल बॉडी, तो वो रोटेट हमेशा किसके अबाउट करती है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट. ट्रांसलेट हुई, रोटेट हुई, फिर ट्रांसलेट हुई, फिर से रोटेट हुई. एंटी क्लॉकवाइज में इसका रोटेशन भी होता जा रहा है. कुछ टाइम के बाद ये एग्जैक्ट ऐसे लाई कर जाएगी, मतलब फिर से सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो गई, ट्रांसलेट भी हुई और रोटेट भी हो गई, फिर रोटेट हो जाएगी. ठीक है. तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. अगर मैं क्लॉक की बात करूं, तो क्लॉक का जो आपका सेकेंड हैंड होता है या फिर जो मिनट हैंड होता है, क्या उसमें किस तरह का मोशन आप ऑब्जर्व करते हो? अगर मैं घड़ी की बात करूं, तो क्लॉक में जो सेकेंड हैंड और मिनट हैंड का जो मोशन होता है ना, क्लॉक में जो आपका सेकेंड हैंड और मिनट हैंड होता है, उसमें किस तरह का मोशन होता है? यस. इसमें किस तरह का मोशन होता है? मान लो इसमें भी तो रोटेशन होता है. क्या इसमें कुछ ट्रांसलेशन हो रहा है? यस. क्या घड़ी में जो आपका सेकेंड हैंड और मिनट हैंड होता है, उसमें क्या कहीं भी ट्रांसलेशन मोशन होता है? Yes or no? ट्रांसलेशन मोशन होता है कहीं? नहीं होता ना. ऐसा थोड़ी होता है कि आपकी घड़ी यस बोल रहे हो, बताओ कहाँ से ट्रांसलेशन मोशन होगा? ऐसा थोड़ी होता है कि घड़ी का सेकेंड हैंड कुछ टाइम बाद इधर आगे मूव होके यहाँ पे आ जाता है. आपकी घड़ी की पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाती है. क्या आपकी घड़ी पहले आप दीवार पे इधर लटकाते हो तो कुछ टाइम बाद आपकी घड़ी इधर आ जाती है? हैं? इस तरह की घड़ी है क्या आप लोगों की? फिर कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे आपका सेकेंड हैंड मूव करता जाएगा, आपकी घड़ी ट्रांसलेट होके फिर इधर पहुंच जाएगी. आपकी घड़ी क्या पूरे घर का दौरा करके आती है? पूरे घर में घूम के आती है? नहीं आती ना.
हाँ, तो यहाँ पे बेटा जो मोशन हो रहा है सेकेंड हैंड का या फिर मिनट हैंड का, वो फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है ना। इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है। और अगर आप इधर से कोई एक्सिस को पास करोगे तो ये फिक्स्ड एक्सिस भी कह सकते हो आप। तो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट या फिर किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन होता है, देन इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्योर रोटेशन। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्योर रोटेशन, है ना। तो घड़ी का जो सेकेंड हैंड और मिनट हैंड का जो मूवमेंट होता है वो प्योर रोटेशन का एग्जाम्पल है ना। जबकि बाइसिकल का जो व्हील होता है वो रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों करता है। ट्रांसलेशन का मतलब आगे भी बढ़ना, तो जब ट्रांसलेशन का मतलब लीनियर मोशन जहाँ पे आपकी वेलोसिटी सेम रहती है, तो इस तरह के मोशन को हम ट्रांसलेशन मोशन। अब मैं दोनों मोशन को देखो कंबाइन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो ये मेरा बाइसिकल का व्हील है, ठीक है। अब इस पर मैं 4 पॉइंट्स ले रहा हूँ। दिस इज योर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अब ये ट्रांसलेट भी कर रहा है प्लस रोटेट भी कर रहा है। ट्रांसलेशन का मतलब हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ योर ट्रांसलेशन। दिस इज योर ट्रांसलेशन। रोटेशन का मतलब हर पार्टिकल अब किसी एक सेंटर पॉइंट के अबाउट, जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, उसके अबाउट रोटेट कर रहा है। जैसे कि आपका ये ए पार्टिकल इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा आर ओमेगा से। फिर ये वाला जो पार्टिकल है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरह से रोटेट करेगा आर ओमेगा से। फिर ये वाला जो पार्टिकल है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा आर ओमेगा से। और ये वाला जो पार्टिकल है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। सो दिस इज योर प्योर रोटेशन। When you add both these motion, so you will get rolling motion. Translation plus rotation, this will be your rolling motion, है ना। Obviously center of mass वाला point भी same velocity से आगे जा रहा है, लेकिन center of mass के पास यहाँ पे कोई rotation नहीं है क्योंकि उसका रेडियस 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई भी रोटेशन वाला कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप इस मोशन को कंबाइन करोगे, दोनों मोशंस को कंबाइन करोगे, तो देखो आपकी वेलोसिटी के वेक्टर से ऐड हो जाएंगे, है ना। व्हेन यू कंबाइन दिस रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, योर वेलोसिटी वेक्टर विल ऐड अप। देखो ये वाली वेलोसिटी आपकी जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी। फिर ये वाली जो वेलोसिटी है ये ट्रांसलेशन की वेलोसिटी है, ये रोटेशन की वेलोसिटी। इन दोनों को ऐड करोगे तो इस वेक्टर की तरह ऐड करोगे। जैसे v वेक्टर आपका इधर है और r ओमेगा वेक्टर आपका इधर है, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट आपको इधर कहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? यस सर, वॉइस इज नॉट कमिंग। एक बार बेटा फिर से चेक करो, वॉइस आ रही है? Yes, sir. ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ट्रांसलेशन और रोटेशन को जब हम कंबाइन करेंगे
तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, देखो बी पॉइंट यहाँ भी है, ये बी पॉइंट आपका यहाँ भी है, ये डी पॉइंट यहाँ भी है, डी पॉइंट यहाँ भी। तो ये जो वेलोसिटी को जब आप ऐड करोगे बी पॉइंट पे, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देखो ये ट्रांसलेशन की वेलोसिटी है, ये रोटेशन की वेलोसिटी है। व्हेन यू ऐड बोथ दिस वेक्टर, दिस इज योर ट्रांसलेशन, दिस इज योर रोटेशन, द नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी योर नेट वेलोसिटी। सिमिलरली सी पॉइंट पे बात करूं तो सी पॉइंट पे आपकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देखो रोटेशन वेलोसिटी इधर जा रही है, ट्रांसलेशन वेलोसिटी इधर जा रही है, तो यू विल गेट v माइनस आर ओमेगा। अगर मैं डी पॉइंट की बात करूं तो देखो ट्रांसलेशन वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, रोटेशन वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, सो नेट वेलोसिटी विल बी द वेक्टर सम ऑफ बोथ दीज वेलोसिटीज। तो ये इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, है ना। मतलब डी पॉइंट के पास जो नेट वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरफ होगी, रिजल्टेंट आपका जो डी पॉइंट होगा ना वो ऐसे सीधा मूव करेगा, ना वो ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, वो किसी एंगल पे इस तरह से मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों मोशंस कंबाइन हो रहे। ट्रांसलेशन, अगर खाली प्योर ट्रांसलेशन होता तो आपका डी वाला पॉइंट ऐसे सीधा मूव करता, अगर प्योर रोटेशन होता तो डी वाला पॉइंट ऊपर मूव करता, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों कंबाइन हो गए तो आपका डी वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करेगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस? All of you are getting this? सिमिलरली अगर मैं ए वाले पॉइंट की बात करूं तो ए वाले पॉइंट पे अगर खाली ट्रांसलेशन होता तो वो सीधा मूव करता, अगर खाली रोटेशन होता तो वो आर ओमेगा से मूव करता, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों है, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो ए वाला पॉइंट है वो वी प्लस आर ओमेगा से आगे की तरफ मूव करेगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? सो Yes, sir. this is the combined effect of translation motion as well as rotation motion. This is the combined effect of translation and rotation. ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं रोलिंग मोशन, जहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज योर रोलिंग मोशन। इस टाइप को के मोशन को हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। जहाँ भी आप ये वर्ड सुनो रोलिंग मोशन, तो मतलब आपको समझ जाना है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको सेंटर ऑफ मास डिफाइन करूंगा, सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम सेंटर ऑफ मास से शुरुआत करेंगे, और सेंटर ऑफ मास के बाद आपका कुछ एग्जांपल्स है वो हम सॉल्व करेंगे, और इन एग्जांपल्स के बाद हम सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करेंगे, है ना। तो अब आपका यहाँ से चैप्टर शुरू हो जाएगा, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, यहाँ से आपका ये जो चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। सेंटर ऑफ मास के बारे में पहले बात करेंगे, फिर उसका मोशन कैसे होता है उसकी बात करेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कैसे होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, है ना। सारी डिस्कशन हम सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड करने वाले। जितना भी डिस्कशन होगा सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड वो सारा का सारा हम करेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? Yes, sir. चलो ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं, और कल की क्लास में फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।